अनिल दुबे, आपका एक रिएक्शन, ये जो मंथन और चिंतन का पूरा दौर चल रहा है, कहां क्या कमी, कहां क्या चूक लगती है, जो बड़ी चूक थी जिसको दूर करने की जरूरत है आगे चुनावों को देखते हुए? देखिए अर्पिता जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी जो उत्तर प्रदेश में उनकी कमियां थी वो उसकी समीक्षा कर रहे हैं और वो बेहतर तरीके से अपने उनके लोगों ने क्या कहाँ कमी की, क्या रहा, वो अपना उनके प्रवक्ता हैं जफर इस्लाम जी, वो बताएंगे और बता भी रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इंडिया गठबंधन के लोगों ने आरक्षण और संविधान के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम किया और वो कई स्तर तक वो कुछ इलाकों में, कुछ क्षेत्रों में वो कामयाब भी हुए कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है और उस पर उनको कुछ सफलता मिली, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन उन्होंने जो झूठ और प्रपंच का जो माहौल बनाया, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब वो प्रवेश करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके इस माहौल को राष्ट्रीय लोकदल ने, भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के रोकने का काम किया और इनका जो अभियान इन्होंने चलाया था झूठ का, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फेल हुआ। और आज जो जरूरत है कि इनके इस अभियान को, जो ये काट की हानि इन्होंने एक बार चढ़ा ली, एक बार इन्होंने उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर इनको सफलता मिल गई, लेकिन ये दोबारा इनको सफलता नहीं मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी भी चिंतन कर रही है, राष्ट्रीय लोकदल भी इस पर चिंतन कर रहा है कि कहां से जो है ये चूक हुई। हम लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें 2 सीटें समझौते में मिली थी, दोनों हमने जीती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकांश सीटों पर हमारा गठबंधन जीता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक के लोग प्रचार तक नहीं कर पाए, वो जनता के बीच में नहीं जा पाए, वहां इनके खिलाफ आक्रोश रहा। इन्होंने केवल झूठ का सहारा लिया और मैं समझता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनाव में इनको पता चल जाएगा कि इन्होंने जो काट की हानि चढ़ाई थी अब चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ना तो संविधान खतरे में था, ना आरक्षण खतरे में था। इन्होंने झूठ बोला और वो झूठ इनका अब खुल चुका है। ठीक है विशाल मिश्रा जी, ये जो भी नैरेटिव सेट हुआ, तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ ये उत्तर प्रदेश में इतना चमत्कारी रूप से काम कर गया? सबसे ज्यादा अगर कहें तो असर यहीं पर दिख रहा है और दलितों के लिए खासतौर पर दलित वोट जो है वो छिटके हैं। ऐसे अगर हम देखें तो पूरे उसमें यानी देश में क्या यही बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से बीजेपी बहुमत तक नहीं पहुंच पाई, या इसके अलावा भी कोई और मुद्दे आपको नजर आते हैं? उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये इतना कैसे काम कर गया? देखिए अर्पिता जी, जहां तक उत्तर प्रदेश के परिणामों की बात है और जहां तक के भारतीय जनता पार्टी के सीटों के कम आने की बात है जो आप पूछ रही हैं, तो निश्चित तौर पे उसके कई कारण होंगे, लेकिन हाँ, उनमें से एक प्रमुख कारण भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन चिंतन चल ही रहा होगा और बहुत जल्दी वो अपने किसी निर्णय पर पहुंचेगी। लेकिन एक बात तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने देखा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जिस तरीके से ये झूठ का लवादा फैलाया गया कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खतरे में है और वो खटाखट गारंटी कार्ड, ये एक प्रकार का जो नैरेटिव सेट किया गया, कहीं ना कहीं इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। यहाँ पर बैठे हमारे सम्मानित जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं बोल रहे हैं, कुछ और लोग भी बोल रहे हैं कि पेपर लीक के बारे में, इसके बारे में, तो मान्यवर आप मुझे बताइए ना, ठीक है बहुत गलत हुआ, पेपर लीक हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन सरकार प्रतिबद्ध तो है ना, आप क्यों चर्चा से भाग रहे हैं? बताइए ना, प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं आप, और बहुत आप गरीबों के और पिछड़ों के और दलितों के और आरक्षण के बहुत बड़े मसीहा बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है पिछड़ों और दलितों के प्रमोशन का विरोध किसने किया था? पब्लिक को बताइए ना। लेकिन बात क्या है कि आपके नैरेटिव को काउंटर नहीं किया जाता है, इसलिए आप झूठ बोलने में कामयाब हो जाते हैं। आप बहुत बड़े किसानों के मसीहा बनते हैं, तो मुंडेरवा चीनी मिल को क्यों नहीं शुरू करवा दिया था? बताइए ना। 125 चीनी मिलों में से कितनी चीनी मिलें भुगतान कर रही थी? और उत्तर प्रदेश में ही आप रोज कहते थे किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे। पहली कैबिनेट की बैठक में जो है 33,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ था कि नहीं हुआ था? अब कौन सी जो है दुहाई देते हैं नौकरियां नहीं दी गई, नौकरियां नहीं दी गई। मैं आपको डाटावार, अर्पिता जी यदि आप मुझे समय दें, मैं विभागवार डाटावार कितने लोगों की नियुक्ति हुई मैं गिना सकता हूं कि 6.5 लाख से अधिक लोगों की नियुक्ति पिछले 6 साल के कार्यकाल में हुई है। ये जिसमें से सबसे ज्यादा 1,43,000 के आसपास पुलिस विभाग में हुई है और 1,26,000 के आसपास बेसिक शिक्षा परिषद में हुई है। मैं तथ्यवार कितने नर्स अपॉइंट हुए, कितने प्रवक्ता जीआईसी में अपॉइंट हुए, कितने अपॉइंट हुए, मैं एक एक डाटा सिलसिलेवार दे सकता हूं। लेकिन झूठ का लवादा बहुत दिन तक नहीं चलता। बहुत बड़े, आप मुझे बताइए, आप
जो है नेशनल कमीशन फॉर जो है अदर बैकवर्ड क्लास क्यों नहीं बनाया था आपने? क्यों नहीं बन, जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में तो क्यों नहीं बनवाया था? आप ये कह रहे हैं, चलिए डॉक्टर विपक्ष भीमराव में मान अम्बेडकर लेती जी हूँ, को चलिए भारत रत्न विपक्ष क्यों ने नहीं एक दिया था? नैरेटिव सेट किया नहीं, और वो नैरेटिव बनाने में कामयाब रहे, लेकिन ये नैरेटिव केवल विपक्ष ने नहीं सेट किया ना। मैं आपको लल्लू सिंह अगर ये कह रहे हैं 400 का आंकड़ा इसलिए चाहिए, तो ये तो बीजेपी के नेता है ना भाई। जब वो ये बात कह रहे हैं तो विपक्ष क्यों नहीं लपकेगा इसको, और क्यों नहीं इसे फिर हर सभा में बोलेगा? अर्पिता जी, ये बात आप देखिए, होता क्या है कि बात कहना आदमी कुछ और चाह रहा है, निकल गया कुछ और होता है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने झूठ का माया जाल फैलाया, आप इनसे पूछिए ना कि इनका गारंटी कार्ड कहाँ गया, पूछिए इनसे क्या वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन था कि नहीं था? मैं तो कुछ और गया नहीं सर, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है। आप चाहेंगे तो मैं एक बार चला भी दूंगी। नहीं, आप मुझे ये बताइए। नहीं, अरे हमारे लिए चलाने की आवश्यकता नहीं है पिताजी। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी कहा गया गलत कहा गया, अगर ऐसा कहा गया है तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, उसी संविधान की नहीं उसी अर्पिता जी, उसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसी संविधान में लोकसभा और राज्यसभा है कि नहीं है? तो लोकसभा को चलने के अंतर्गत जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा होनी थी, उसमें ये जो है व्यवधान डाले कि नहीं डाले? आप पूछिए, क्या उसी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं? क्या केवल एक हाथ में किताब ले लेने से संविधान की केवल संविधान बचेगा? संविधान की भावना होनी चाहिए। आप उस भावना का पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं आप जो है भावना का पालन। और यहां पर बैठकर आप एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इनसे पूछिए संविधान का 38वां संशोधन कब हुआ? 22 जुलाई 1975 को हुआ। 39वां कब हुआ? 10 अगस्त 1975 को हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर न्यायिक परीक्षकों दायरों से बाहर होंगे। संशोधन 42वां 28 अगस्त 1976। और तो और अभी हम लोगों ने 4 दिन पहले आपातकाल का वो जो है काला अध्याय देखा है भारतीय इतिहास में। इससे बड़ा भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ क्या होगी, बताइए आप हमको। लेकिन नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, ये कौन सा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? संविधान बदल जाएगा, अक्षर बदल जाएगा। भूल गए आप आपातकाल के दिन, काला अध्याय का दिन, जब आपने लोकतंत्र का गला घोट दिया था। लेकिन नहीं, झूठ झूठ झूठ। अरे झूठ मत बोलिए। ठीक है, चित्रा जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देखिए झूठ परोसा गया और काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती है। ठीक है, आ रही हो जफर जी, आ रहे हो, घनश्याम जी आ रहे हो। देखिए, 3 बातें अहम हैं। पहली बात ये कही जा रही है, देश के 60 लाख छात्र हैं जो इस सरकार की अकर्मण्यता से अफेक्टेड हैं। जो नीट के 24 लाख छात्र हैं, उनसे सरकार कह रही है हम चर्चा चाहते हैं। यहाँ पर मौजूद कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी मीडिया संस्थान एक तारीख नहीं बता सकता जब इस सरकार ने कहा है कि संसद में हम चर्चा के लिए ये तारीख निर्धारित करते हैं। जो सरकार 10 साल अपने तानाशाही के घमंड में संसद से भागती रही, जितने इतवार हुए उससे कम दिन संसद आहूत की। प्रधानमंत्री औसतन साल में 3 बार संसद में बोलते हैं। वो सरकार कोई चर्चा नहीं कराएगी, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लोगों में ये भ्रम फैलाया गया। अनुप्रिया पटेल ने जो चिट्ठी लिखी है वो संविधान के मूल भावना के ऊपर एक दिखावटी चिट्ठी है, लेकिन फिर भी वो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आरोप तय करती है। और ये केवल अनुप्रिया पटेल नहीं, जय देवी जो कि भारतीय जनता पार्टी की मलिहाबाद से विधायक हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी 14/12/2023 को, 14 दिसंबर को, कि लखनऊ विश्वविद्यालय में किस तरीके से आरक्षण के अवसरों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। उसके बाद उसके अलावा दैनिक भास्कर ने खबर छापी जो कहता है कि यूपी के 30 यूनिवर्सिटीज में से 22 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर यानी कि 73% कुलपति जो है वो सवर्ण हैं, केवल 6 कुलपति ओबीसी हैं, 1 कुलपति एससी कम्युनिटी का है, 1 कुलपति जाट है। यूजीसी का मसौदा जो जनवरी में लाया गया, वहां पर सरकार ने ये छेड़छाड़ करने की कोशिश की कि किस तरीके से आरक्षित पदों को गैर आरक्षित पदों से जोड़ दिया जाए। इसके अलावा जब सरकार ने इसके बारे में बताया कि देश के विश्वविद्यालयों में कितने प्रोफेसर, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर, कितने शैक्षणिक कर्मी किन किन जातियों से हैं, तो ये उभर के आया कि ओबीसी के पास केवल 14% आरक्षित सीटें हैं, जबकि जो जिन जातियों को सरकार मदद करना चाहती है, जिनकी संख्या बल संविधान के नियमों के अनुसार नहीं है, उनके पास अनुपात से अधिक सीटें हैं। चाहे वो आप प्रोफेसर की सीटें देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें देखिए, कुलपति की सीटें देखिए, और ये बात तो बाकायदा संसद में कही गई। उदाहरण के लिए देश के में जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उसमें 1146 जनरल कैटेगरी के प्रोफेसर्स हैं, जबकि ओबीसी के केवल 60 प्रोफेसर्स हैं, एससी के केवल 96 प्रोफेसर्स हैं।
ये जमीन पर बात मेरे चलते नहीं आई है, मीडिया के चलते नहीं आई। ठीक है, जमीन विशाल जी पर बोलिए। हाँ, देश ठीक का है, आगे देश का जो विशाल ओबीसी वर्ग है, दलित वर्ग है, वो स्वयं अनुसंधान करके वो यूट्यूब के माध्यम से, दुनिया भर के मंचों के माध्यम से अपनी बात सामने रख रहा है ठीक कि है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में लगातार देश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की आवाज दबा रही है, उनके अवसर छीन रही ठीक है, है, घनश्याम जी, और वो ठीक है। आक्रोश संविधान बदलने की भावना के साथ जुड़ा। ठीक है विशाल जी, हाँ प्लीज जी जी बोलिए वांट टू काउंटर। यहाँ भी झूठ बोला गया है। अर्पिता जी बोलिए बोलिए अर्पिता विशाल जी बोलिए। देखिए कितनी साफ गोई से हमारे सम्मानित सपा के प्रवक्ता अभी लाइव डिबेट में झूठ बोल गए। इन्होंने कहा 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कुल मात्र 1000 के आसपास जो है हमारे ओबीसी समुदाय के बंधु के शिक्षक हैं। मैं डाटा देता हूं, वही डाटा है जो सदन में दिया गया था। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में टीचिंग में से 12,373 पद टोटल हैं, जिसमें से 6,386 जनरल, 1,306 एससी, 5,568 एसटी, 1,400 ओबीसी, 1,740 ओबीसी। और देखिए झूठ बोल गए, 1,600 बोल रहे थे। ऐसे ही ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनके इस झूठ को तुरंत काउंटर करना जरूरी है। और आप मुझे बताइए मान्यवर कि आप कह रहे थे कि पेपर पे चर्चा टाइम नहीं दे रहे हैं। स्पीकर महोदय ने क्या कहा था कि आप पहले अभिभाषण पर चर्चा कर लीजिए, उसके बाद जितना भी आप बोलना चाहें आप बोलिएगा। क्यों नहीं बोले आप? और सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है ना, सीबीआई जांच बैठा दी ना, लोग पकड़े जा रहे हैं ना। बताइए आप, दूसरी जो है यूजीसी नेट की डेट दे दिया ना, सीएसआईआर की डेट दिया ना। जब सरकार बार बार कह रही है कि हम प्रतिबद्ध हैं, कोई भी हो, ये आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था अर्पिता जी कि चाहे एनटीए हो, चाहे एनटीए के ऊपर बैठा कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा अगर कोई भी किसी की भी जिम्मेदारी तय होती है। और आप बताइए कि जो है कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। लेकिन झूठ बोलते हैं और अपनी बात नहीं बताएंगे कि जब 2015 में यूपी पीसीएस कमीशन का पर्चा आउट हुआ था, पूछिए इनसे, पूछिए हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ऐसा मत बोलिए। हाँ, मैं समर्थन नहीं करता पेपर लीक का, गलत तो गलत है। और सरकार को ऐसा, अब सरकार ने पास किया है ना, इसी सरकार ने तो बिल पास किया और अब नोटिफाई भी हो गया कि जो है कड़ी से कड़ा प्रावधान और नॉन अवेलेबल होगा। उत्तर प्रदेश में भी पास हो गया। तो बिल्कुल गलत को गलत कहिए, सरकार को घेरिए, सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन झूठ बोलकर नैरेटिव मत सेट करिए, अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। ठीक है मैं जरा जफर जी को भी बोलना। ठीक है घनश्याम जी, जल्दी से मैं जफर जी। लेकिन आपकी प्रतिपक्ष की भूमिका कहाँ है आपकी? मैं आपके दर्शकों से आह्वान करता हूं, मैंने जो बात कही मैं उस पर कायम हूं। जिन्होंने गलत सुना और गलत आंकड़े दिए, मैंने कहा कि देश के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर का पद है, उसमें से, सुनिए बीच में मत बोलिए, ये 1/4/2023 का केंद्र सरकार का डेटा है जो पार्लियामेंट में दिया गया। 1146 प्रोफेसर जनरल कैटेगरी के हैं और मात्र 60 प्रोफेसर ओबीसी के हैं। इसी तरीके से आप संपूर्ण शैक्षणिक संस्थाओं में देखिए तो ओबीसी की हिस्सेदारी 14% है। ये बातें आज जन जन में व्याप्त हैं। भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी जन जन में आक्रोश भर रही है। ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये देश का आम आदमी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित मानता है। और जब आपके समय में एक ही विशेष जाति के लोगों को पद दे दिया जाता था तब नहीं। अर्पिता जी इनसे पूछिएगा कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर कार्रवाई हुई थी कि नहीं हुई थी? एक जाति एक धर्म देकर अपॉइंटमेंट किया था इन्होंने कि नहीं किया था? पूछिए इनसे। लेकिन तब ये अपनी बातें नहीं बताएंगे। और मान्यवर ऐसा नहीं है, अभी जो आप चिट्ठी की बात कर रहे थे तो उसमें कार्मिक विभाग की तरफ से कहा तो गया है, और कोई सीट आरक्षित वाली अनारक्षित में नहीं कन्वर्ट होती है, सब कैरी फॉरवर्ड होती हैं। ये तो आप भी जानते हैं अच्छे से। तो किसी भी प्रकार का मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। मैं ये कहता हूं प्रतिपक्ष की भूमिका में रहिए, बिल्कुल रहिए, लेकिन गलत नैरेटिव सेट करके उससे होता क्या है कि आप समाज में एक दरार पैदा करते हैं, आप समाज में एक खाई पैदा करने का काम करते हैं। कृपया करके राष्ट्र हित में ऐसा काम न करें। हमारे देश की मीडिया जब पब्लिश करती है कि 5 वर्षों में, ये सरकार का आंकड़ा है, 13,626 एससी एसटी ओबीसी छात्रों ने आईआईटी आईआईएम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई छोड़ी। सरकार ने उस पर क्या कदम उठाए? जब ये सरकार इस तरह की बातों पे अपने कदम सामने नहीं रखती है और ये आंकड़े झकझोरते हैं कि 2,424 एससी छात्र, 2,622 एसटी छात्र, 4,596 ओबीसी छात्र, इन्होंने आईआईटी आईआईएम सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ाई छोड़ दी। जिस देश में 90% आबादी लगातार पिछड़ती जाएगी, भारतीय जनता पार्टी चंदा लो धंधा लो मॉडल में 13,000 करोड़ चंदा कमाएगी 10 साल में, चंद पूंजीपतियों की सेवा करेगी, तो उनकी बेईमानी की चर्चा घर घर जाएगी। चाहे प्रधानमंत्री कितना भी आलीशान भाषण दें, उससे वो रुकने नहीं वाली।